आपको, मेरे दोनों को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। पलक जी, देखिएगा कितना इंटरेस्टिंग है कि इस समय विपक्ष की हालत इतनी टाइट हो रखी है क्योंकि उन्होंने पूरा का पूरा जिसको बोलते हैं स्पेक्यूलेशन का एक बाजार गर्म कर दिया है। इट इज गुड फॉर मीडिया चैनल्स, लेकिन डेफिनेटली लोगों के मन में एक ऐसा हाइप खड़ा कर दिया है कि जैसे कि मालूम नहीं कौन सा धमाका होने वाला है। ये उनके मन का खौफ दिखाता है कि मोदी जी जो अचानक फैसले लेते हैं उससे ये कैसे बौखला जाते हैं, कैसे तिलमिलाए हुए हैं। इनके इस समय रूह कांप रही है कि जाने अब भाइयों और बहनों कह के कब क्या संबोधन हो जाए। इनके पैरों तले इस समय जमीन खिसकी हुई है और मोदी जी ने बहुत दिन पहले ये कहा था कि अगर आप भ्रष्टाचारी हैं, अगर आप करप्ट हैं, अगर आप देश हित में काम नहीं करते हैं तो आपको डर लगना चाहिए। डर बड़ा अच्छा होता है राष्ट्र हित में। वही चीज आज हमें देखने को मिल रही है। देखिएगा, ये पहले एक चीज को समझ लेते हैं, आपके माध्यम से आपके दर्शक भी ये जानना चाहेंगे, ये जो स्पेशल सत्र बुलाया गया है सरकार द्वारा, क्या ये बुलाने की सरकार को राइट्स एंड प्रिविलेजेस हैं? जवाब है हाँ, सरकार बुला सकती है। ठीक है। दूसरी बात, क्या ये स्पेशल सत्र में क्या होने वाला है इसका डिटेल्ड ब्यौरा बाकी पार्टीज को देना जरूरी है? कौन से बिल टेबल किए जाने हैं, क्या यह बताना जरूरी और संवैधानिक है? जवाब है नहीं। सरकार बताए, ऑल पार्टी मीट करे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी बताए तो कोई दिक्कत की बात नहीं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, सरकार ने जैसे 8 बिलों को टेबल किए जाने का प्रहलाद जी ने जिक्र किया कि भाई ऐसा ऑल पार्टी मीट्स में कल ऑलरेडी हम डिक्लेयर कर चुके हैं, बट साथ में एक स्टार लगा है, द लिस्ट इज नॉट एंडिंग एंड नॉट एग्जॉस्टिव, अर्थात इसके अलावा भी कुछ भी सरकार और पेश कर सकती है। यानी ये छोटे पैकेट में बड़ा धमाका कभी भी हो सकता है। ये जो डर, ये जो खौफ आपकी मुस्कुराहट जो है ना, इंडिया अलायंस के ऊपर चेहरों पे देखने को मिल रहा है ना, बना रहे हैं। जी पलक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा आपको कि ये बात आपके दर्शक समझेंगे कि जो स्पेशल सत्र है वो किसने बुलाया है? वो रूलिंग गवर्नमेंट ने बुलाया है। अच्छा, रूलिंग गवर्नमेंट जब वो स्पेशल सत्र बुला रही है तो वो बुला के वहां पे क्या चर्चा करेगी, ये एजेंडा सेट रूलिंग गवर्नमेंट ने करना है। लेकिन कितना हास्यप्रद है देखिएगा कि यहाँ पे कांग्रेस की सोनिया गांधी जी पहले ही एक लंबी सी लिस्ट पीएम मोदी को भेज देती हैं कि हम चाहते हैं कि आप इसके ऊपर चर्चा कीजिए। और जब एक्चुअल पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था तो ये लोग एक ही इशू के ऊपर भाग भाग के सारे इन्होंने पार्लियामेंट सेशन को एक तरह से रैंसैक कर दिया। तब इन्होंने इनमें से किसी विषय पे चर्चा करना उचित नहीं समझा, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे ये समझना होगा कि जैसे अभी आपने एक ओबीसी विषय उठाया, डेफिनेटली वो एक इंपॉर्टेंट इशू है। और आप समझिएगा कि ऑलरेडी प्रहलाद जोशी जी ने जब कहा है तो कहा है कि एक सीनियर सिटीजन वेलफेयर के ऊपर हम बिल टेबल करने वाले हैं, 3 बिल एससी एसटी के ऊपर टेबल करने वाले हैं। उसकी डिटेल्स अभी धीरे धीरे खुल के सामने आएगी। चीफ इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट के ऊपर एक बिल आने वाला है और पीरियोडिक एडवोकेट बिल एक आने वाला है। यानी इस तरह के कुछ उन्होंने अभी इशारे दिए हैं। ऑल पार्टी मीट में इसके ऊपर चर्चा भी सभी से हुई है। लेकिन मेरा यहाँ पे कहना यह है कि इस समय विपक्ष की भूमिका क्या होनी चाहिए? विपक्ष की भूमिका ये होनी चाहिए आप कि दिखा रही हूँ, क्या कहना चाहेंगे सर? फाइनल कमेंट आशीष जी, मैं यही कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि आपकी सभी दर्शकों को पता होना चाहिए कि कांग्रेस की यहाँ पे जो झूठे वादे और झूठे दावे हैं, मैं उनकी पोल खोल दूं पहले। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका में कुल मिला के इनके 46 मंत्री हैं और उन 46 मंत्री में से कुल मिला के 1 महिला मंत्री है। तो ये तो फीमेल रिप्रेजेंटेशन की बात है, जो महिला आरक्षण की ये बात करते हैं। आप तो 10% कह रही हैं, ये 0.5% से भी कम है इनका, पहली बात। दूसरी बात, अब यहां ये समझना होगा हमको कि जब ये बात करते हैं झूठे वादों और दावों की, तो ये कहते हैं बीजेपी ने क्या किया। तो ये बताएं जरा इनको कि उज्ज्वला स्कीम कौन लेके आया, घर घर में जल कनेक्शन
ये बहुत जरूरी हो जाता है ना केवल विपक्ष के लिए, पूरे देश के लिए, कि आप सदन के अंदर क्या लेकर आने जा रहे हैं। आपने बोला कि ये बिल मैम पास हो जाएंगे, गुड, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो लेकर आया जाएगा। क्या एक लोकतंत्र के अंदर जनता के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है कि पारदर्शिता हो? जी सर। देखिएगा पलक जी, इसको आप इस तरीके से समझिएगा कि कई बार पारदर्शिता होना अच्छी बात होती है। आप मुझे अभी ये बात बोलेंगे कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, मैं ये बात मान रही हूँ कि स्पेशल नहीं, वो मैं पहले बोल चुका, रिपीट नहीं करूंगा। स्पेशल लॉज जो है वो नहीं दिए गए हैं, रूल बुक नहीं है, मैं उस पर सवाल नहीं उठा रही, मैं इसकी आपकी नैतिक जिम्मेदारी जो आपकी पार्टी की हो उस पर सवाल उठा रही हूँ। जी जी प्लीज जी, मैं समझ गया आपका सवाल पलक जी। ये मैं नैतिकता की बात ही कर रहा हूं। नैतिकता की बात ऐसी है कि कई चीजें नेशनल इंटरेस्ट में ऐसा होता है कि ऑन स्पॉट डिक्लेयर की जाए, कई चीजें ऐसी होती हैं जो पहले से चर्चा के लिए रखी जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमने यूसीसी के लिए एक बात उठी थी कि लॉ कमीशन ने एक सजेशन मांगी, तो अभी वो सिर्फ सजेशन मांगी है, अभी कोई बिल बना नहीं। लेकिन हुआ क्या, ऑपोजिशन पार्टीज ने उसके खिलाफ एक माहौल क्रिएट करना शुरू कर दिया। आपने एनआरसी के टाइम पे भी देखा था, आपने सीएए के टाइम पे भी देखा था, आपने वैक्सीनेशन के टाइम पे भी देखा था। तो कई बार हमारे कुछ माननीय साथी ऐसे हैं जो अननेसेसरली एक इस तरह का एक नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर देते हैं जो राष्ट्रहित में नहीं है। तो एक रूलिंग पार्टी होने के नाते हमें इन चीजों का भी ध्यान देना है कि राष्ट्रहित में कितना बताना किस समय जरूरी है और कितना बाद में उपयुक्त समय पे रिवील करना जरूरी है, पहला विषय। दूसरा विषय, अगर यहां पे मैं बोलता हूं कि मान लीजिएगा ये वन नेशन वन इलेक्शन, मान लीजिएगा, ठीक है, इसके ऊपर चर्चा होती है, तो किसी को कोई एतराज होना नहीं चाहिए। वुमेन आरक्षण, सॉरी वुमेन रिजर्वेशन बिल के ऊपर चर्चा होती है, किसी को एतराज होना नहीं चाहिए। यानी कहने का विषय यह है कि जो भी विषय आएगा उसके ऊपर एक सकारात्मक चर्चा विपक्ष करे। आपको एक बार फिर सवाल क्या मैं यहाँ ये कह रही हूं कि आप पेश कर रहे हैं, आप पेश कर रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे कि हम इस पे चर्चा करेंगे। सर, मैं आपत्ति इस चीज से दर्ज कर रही हूं कि आप कह रहे हैं कि हमने ये आपको दे दिया, पेश कर दिया। आप ये नहीं कह रहे कि स्पेशल सेशन है, लेट्स डिस्कस, हम इस पर मिलकर बात करते हैं। आनंद जी, आप समझ रहे हैं फर्क है दोनों चीजों में? आपको क्या लगता है कि कोई भी बिल जब पार्लियामेंट में लाया जाता है तो पार्लियामेंट में लाने के साथ वो डिक्लेयर किया जाता है कि ये पास हो गया, ये बिल लॉ में कन्वर्ट हो गया, या वो बिल टेबल किया जाता है, फिर उसके ऊपर चर्चा होती है, फिर उसके ऊपर वोटिंग होती है, और उसके बाद यूनैनिमसली अगर होता है तो वो बिल लॉ में कन्वर्ट होता है। ये पार्लियामेंट की एक वर्किंग टेक्नोलॉजी है, और इसीलिए मोदी जी ने आज भी ये कहा कि मैं चाहूंगा कि बहुत छोटा सत्र है लेकिन इसमें रोना धोना ना किया जाए, इसमें सकारात्मक चर्चा की जाए। होगा, ये होगा जो बात अभी सर ने, भूदेव जी ने बोली कि हाल फिलहाल में देखने को मिलता है कि पूरे सेशन के अंदर कोई डिस्कशन होती नहीं है बिल्स के ऊपर। आखिरी दिन हम देखते हैं कि वो सारे बिल पास होते हुए नजर आते हैं। क्या ये हेल्दी डेमोक्रेसी है सर? कई डिबेट्स में पलक जी, पिछले सेशन में भी आपने मुझे एज अ गेस्ट कॉल किया और हमारी बड़ी विस्तृत चर्चा हुई। जब पिछला पार्लियामेंट्री सेशन था, मॉनसून सत्र था, आपने देखा कि उस पूरे मॉनसून सत्र को एक तरह से बर्बाद करने की सोच बना के विपक्ष आया। उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट करने पे, चाहे पीएम ने रिक्वेस्ट की, चाहे स्पीकर महोदय ने रिक्वेस्ट की, चाहे राज्यसभा के चेयरमैन साहब ने रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने सत्र कोई चलने नहीं दिया। जब सत्र चलने नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा फिर? तो फिर बिल तो जैसे पास करने हैं वैसे पास किए जाएंगे। फिर अगर आप चाहेंगे कि आप देश को आगे बढ़ने से रोक लें, आप चाहेंगे कि इस देश की पहिए की ग्रोथ को आप रोक लें, आप चाहेंगे कि जो हमारा सपना है कि ये 2047 तक डेवलप्ड नेशन बन जाए, आप उसके बीच में रोड़ा अटकाएं, अगर आप चाहेंगे कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से ये 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ना बन पाए, अगर आप चाहेंगे कि भारत विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है, उसके कदमों को आप रोक लें।
स्वागत है आपका जेके 24/7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। मोदी सरकार ने संसद के स्पेशल सेशन का एजेंडा जारी कर दिया है। सदन में 4 विधेयक पेश किए जाएंगे, वहीं लोकसभा और राज्यसभा में 2-2 बिल पर चर्चा होगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर बम फोड़ दिया है। संसद का स्पेशल सेशन शुरू हो चुका है, लेकिन अचानक स्पेशल सेशन बुलाने का मतलब क्या है, इसे लेकर देश में भयंकर चर्चा होने लगी है। एक तरफ जहां पर स्पेशल सेशन के ऐलान से हड़कंप मच गया है, तो दूसरी तरफ हंगामा होने के भी पूरे आसार हैं। लेकिन 2024 के चुनाव भी करीब है। इस सबके बीच सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या इससे बीजेपी को बड़ा फायदा होने जा रहा है और यह कितना गेम चेंजर साबित होगा। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हुए नजर आए। ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि देश के लिए आगे बढ़ने का अवसर है। लोगों का पसीना संसद भवन के निर्माण में लगा है। भारतीयों का पसीना संसद भवन के निर्माण में लगा है। इस बीच 75 साल की यात्रा में कई उत्तम सृजन हुए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सारी महत्वपूर्ण बातें संसद के अंदर, पुरानी संसद के अंदर बोलते हुए नजर आए। तो भारत देश के लिए आज ऐतिहासिक लम्हा है, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी आखिरी स्पीच संसद भवन के अंदर, पुरानी संसद भवन के अंदर दिया है। और कल एक नया दिन होगा भारत के लिए, क्योंकि 19 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष सेशन, स्पेशल सेशन की शुरुआत नई संसद भवन में करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान क्या कुछ कहा भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, चलिए आपको सुनाते हैं। अध्यक्ष महोदय, वाद विवाद, कटाक्ष, ये सब कुछ हम सबने अनुभव किया है, हम सबने इनिशिएट भी किया है, कोई बात नहीं रही है। लेकिन उसके बावजूद भी शायद जो परिवार भाव हम लोगों के बीच में रहा है, हमारे पहले की पीढ़ियों में भी रहा है, जो लोग प्रचार माध्यमों से हमारे यहां का रूप देखते हैं और बाहर निकलते ही हमारा जो अपनापन होता है, परिवार भाव होता है, वो एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाता है। और ये भी इस सदन की ताकत है, एक परिवार भाव। और उसके साथ साथ हम कभी कड़वाहट पाल करके नहीं जाते हैं। हम उसी प्यार से सदन छोड़ने के कई वर्षों के बाद भी मिल जाए तो भी उस प्यार को कभी भूलते नहीं है, उस स्नेह भरे याद दिनों को भूलते नहीं है। वो मैं अनुभव कर सकता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे पहले भी और वर्तमान भी हमने कई बार देखा है कि अनेक संकटों के बावजूद भी, अनेक असुविधाओं के बावजूद भी सांसद सदन में आए हैं और उन्होंने शारीरिक पीड़ा भी असह्य हो तो भी सदन में एक सांसद के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में अपना कर्तव्य निभाया है। ऐसी अनेक घटनाएं आज हमारे सामने हैं। तो संसद का स्पेशल सेशन कब कब बुलाया गया है, एक बार इतिहास पर नजर घुमाते हैं और फिर विस्तार से चर्चा की ओर भी बढ़ेंगे। तो सबसे पहले 5 बार आपको बता दें कि स्पेशल सेशन जो है बुलाया गया है। 14 से 15 अगस्त को 1947 के अंदर आजादी का पहला सेशन जो है वो बुलाया गया था। तो महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। इस बीच आपको बता दें 14 से 15 अगस्त को 1972 में आजादी की रजत जयंती पर 25वीं वर्षगांठ पर यह स्पेशल सेशन जो है वह बुलाया गया था। इस बीच 9 अगस्त 1992 में भारत छोड़ो आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ पर स्पेशल सेशन बुलाया गया था। तो लगातार आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि ये स्पेशल सेशन जब जब बुलाया गया, कौन से मुद्दों पर बुलाया गया। 26 अगस्त 1 सितंबर के बीच में स्पेशल सेशन 1997 में आजादी की 50वीं वर्षगांठ पर बुलाया गया था। तो ये जब हमने देखा स्पेशल सेशन कांग्रेस काल के दौरान जो है बुलाए गए थे। इस बीच चलते हैं हम, एक नई सरकार जब 30 जून 2017 में जीएसटी जब लागू करने के लिए आधी रात स्पेशल सेशन बुलाया गया। तो ये तो बात होगी स्पेशल सेशन की। अब विपक्ष ने भी पूरी मीटिंग करी है। मीटिंग के अंदर मुद्दों पर कहा है कि सवाल पूछेंगे सत्ता सरकार से। तो सबसे पहला मुद्दा जो है वह महंगाई का मुद्दा रहने वाला है। इस बीच एमएसपी और किसान, ये मुद्दा जो है वह विपक्ष उठाएगी।
मणिपुर हिंसा के मामले के ऊपर कहा जा रहा है कि विपक्ष प्रमुखता से सवाल उठाते हुए नजर आएगी। अडानी मुद्दा पिछले 1 साल से हॉट टॉपिक जो है वो रहा है विपक्ष की तरफ से, और इस पर अब जेपीसी की स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया जाए, क्योंकि 1 साल से इस पर विपक्ष जो है वह मांग कर रहा है। अब आते हैं हरियाणा की हाल ही में हुई नूह हिंसा। इस पर भी कहा जा रहा है कि विपक्ष सिक्योरिटी से जुड़े, सुरक्षा से जुड़े कई सारे सवाल, तुष्टीकरण की राजनीति, ये सब मुद्दे जो है वह उठाते हुए नजर आएगा। इस बीच बात कर रहे हैं हम जब मुद्दों की, तो कमी नहीं है। लिस्ट इस बार विपक्ष के पास लंबी है। इस लंबी लिस्ट में भारत चीन बॉर्डर विवाद, हाल ही में जो चीन द्वारा हमने देखा कि एक मैप दिया गया, और मैप से कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी लद्दाख के दौरे पर थे और वे बात कहते हुए नजर आए थे कि बहुत सारी ऐसी जमीन है जो चीन ने हमारी हथिया ली है। तो स्पष्ट तौर पर इस मुद्दे को विपक्ष कैसे छोड़ेगा? कहा जा रहा है इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को विपक्ष घेरेगा। इस बीच बात करते हैं केंद्र और राज्यों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, जो टकराव देखने को मिल रहा है, इस पर भी सवाल उठाते हुए विपक्ष नजर आएगा। तो एक मुद्दा जातीय जनगणना, बहुत सारे एक्सपर्ट से बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि विपक्ष का प्रमुख जो मुद्दा है 2024 में वो जातीय जनगणना रह सकता है, या जनगणना हम कह सकते रह सकता है, क्योंकि अभी तक जनगणना नहीं हो पाई है। अब चलते प्राकृतिक आपदा से जो नुकसान हुआ है, और हिमाचल इस वक्त बड़ा इसका उदाहरण है, जहां पर हमने देखा कि किस तरीके से सूखे के साथ बाढ़, ये दोनों ऐसी दुविधा है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है वह मुद्दा ये उठा सकता है। अब किन मुद्दों को लेकर हंगामा होगा, क्योंकि ये तो मुद्दों पर विपक्ष बात करेगा, हंगामा किया जाएगा। कहा जा रहा है कि सबसे पहले जो हाल ही में INDIA का जैसे ही नाम की घोषणा हुई और 1 महीने के अंदर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पटल पर जो बीजेपी द्वारा, भारत सरकार द्वारा भारत का इस्तेमाल किया गया, कहा जा रहा है कि इस पर भी अच्छा खासा तंज जो है विपक्ष सदन के अंदर कसते हुए नजर आएगा। अब चीन का जो नया मैप है, ये मैप रहेगा जिस पर सवाल जो है वे केंद्र सरकार से पूछे जाएंगे। अब चलते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, जिस पर हाल ही पर कमेटी जो है वह गठित की गई है। कहा जा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर भी सवाल पूछते हुए नजर आएंगे। और अडानी हिंडनबर्ग, ये मुद्दा भी रहेगा। मणिपुर हिंसा पर सुरक्षा को लेकर कई सारे मुद्दे विपक्ष उठाते हुए नजर आएगा। हमारे सूत्रों की तरफ से ये जानकारी है कि INDIA की बैठक के अंदर सभी विपक्षी सांसदों ने फैसला लिया है कि मिलकर इस मुद्दे पर सत्ता सरकार को घेरेंगे। तो इस बीच इस मुद्दे पर कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। एक नजर सवालों पर डालेंगे और सवालों के बाद इन सवालों के जवाब जानने की पूरी कोशिश हमारी तरफ से रहेगी। सबसे पहला सवाल तो यही हो जाता है कि संसद के स्पेशल सेशन के अंदर क्या स्पेशल होने वाला है, क्योंकि सभी की निगाहें ये है कि ये स्पेशल सेशन आ तो रहा है, लेकिन क्या स्पेशल सेशन के अंदर कुछ स्पेशल ये सरकार कर जाएगी, या फिर केवल और केवल आमतौर पर जो हम देखते हैं बिल लेकर आए जाते हैं वे बिल पेश कर दिए जाएंगे, या फिर कुछ सरप्राइज पैकेज जो है वे होते हुए नजर आएगा। इस बीच बात करते हैं छोटा और ऐतिहासिक सेशन, कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये होने वाला है। अब ऐतिहासिक इस मायने में है कि ये नए संसद भवन में हो रहा है, या फिर ऐतिहासिक इस मायने में है कि बीजेपी कोई गेम चेंज जो है वह करने वाली है। दिलचस्प रहेंगे ये 5 दिन, जब इन 5 दिनों के अंदर सत्ताधारी सरकार बीजेपी द्वारा सदन के अंदर कुछ पेश किया जाएगा। तो स्पेशल सेशन कितना स्पेशल, कितना विवाद, ये बहुत दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि एक तरफ जहां केंद्र सरकार तैयार है अपने मुद्दों के साथ, बिलों के साथ, तो वही दूसरी तरफ पूरी लिस्ट जो है विपक्षी पार्टियों द्वारा भी तैयार कर ली गई है। अब आते हैं महिला आरक्षण बिल पर, जो काफी दिलचस्प है। कहा जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल जो है वह आ जाएगा, अगर नहीं आ जाएगा तो क्या विपक्ष से उठाते हुए नजर आएगा, क्योंकि ये 75 सालों के अंदर रिकॉर्ड रहा है कि ऑन एन एवरेज 10% हमारे संसद के अंदर महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन रही है, और ये मुझे लगता है समय की मांग है। कौन सा बिल 2024 का गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि विपक्ष भी पूरी तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार भी पूरी तैयारी में नजर आ रही है। इस बीच मोदी के फैसले से क्या INDIA और साथ ही इंडिया शॉक हो जाएगा? तो चलिए आज के सवाल में इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश हमारी तरफ से रहेगी। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, परिचय आपको करा देते हैं। डॉक्टर आशीष आंडा, नेता बीजेपी से, भूदेव शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस से, राकेश जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपना कीमती समय देने के लिए, और बहुत मुबारक, क्योंकि कल से हमारा देश जो है
नए बिल लेकर आएगा, सदन के अंदर चर्चा करेगा नई ऊर्जा के साथ नए सदन के अंदर। सबसे पहले डॉक्टर आशीष हांडा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो नया सेशन है ना, ये स्पेशल सेशन बड़ा ऐतिहासिक होने वाला है। ऐतिहासिक इसलिए होने वाला है क्योंकि नए सदन में हो रहा है, या फिर ऐतिहासिक इसलिए होना रहा है क्योंकि बीजेपी कोई गेम चेंज करने वाली है? जी सर। आपको, मेरे दोनों को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। पलक जी, देखिएगा कितना इंटरेस्टिंग है कि इस समय विपक्ष की हालत इतनी टाइट हो रखी है क्योंकि उन्होंने पूरा का पूरा, जिसको बोलते हैं स्पेक्यूलेशन का एक बाजार गर्म कर दिया है। इट इज गुड फॉर मीडिया चैनल्स, लेकिन डेफिनेटली लोगों के मन में एक ऐसा हाइप खड़ा कर दिया है कि जैसे कि मालूम नहीं कौन सा धमाका होने वाला है। ये उनके मन का खौफ दिखाता है कि मोदी जी जो अचानक फैसले लेते हैं उससे ये कैसे बौखला जाते हैं, कैसे तिलमिलाए हुए हैं। इनके इस समय रूह कांप रही है कि जाने अब भाइयों और बहनों कह के कब क्या संबोधन हो जाए। इनके पैरों तले इस समय जमीन खिसकी हुई है और मोदी जी ने बहुत दिन पहले ये कहा था कि अगर आप भ्रष्टाचारी हैं, अगर आप करप्ट हैं, अगर आप देश हित में काम नहीं करते हैं तो आपको डर लगना चाहिए। डर बड़ा अच्छा होता है राष्ट्र हित में। वही चीज आज हमें देखने को मिल रही है। देखिएगा, ये पहले एक चीज को समझ लेते हैं, आपके माध्यम से आपके दर्शक भी ये जानना चाहेंगे, ये जो स्पेशल सत्र बुलाया गया है सरकार द्वारा, क्या ये बुलाने की सरकार को राइट्स एंड प्रिविलेजेस हैं? जवाब है हाँ, सरकार बुला सकती है। ठीक है। दूसरी बात, क्या ये स्पेशल सत्र में क्या होने वाला है इसका डिटेल्ड ब्यौरा बाकी पार्टीज को देना जरूरी है? कौन से बिल टेबल किए जाने हैं, क्या यह बताना जरूरी और संवैधानिक है? जवाब है नहीं। सरकार बताए, ऑल पार्टी मीट करे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी बताए तो कोई दिक्कत की बात नहीं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, सरकार ने जैसे 8 बिलों को टेबल किए जाने का प्रहलाद जी ने जिक्र किया कि भाई ऐसा ऑल पार्टी मीट्स में कल ऑलरेडी हम डिक्लेयर कर चुके हैं, बट साथ में एक स्टार लगा है, द लिस्ट इज नॉट एंडिंग एंड नॉट एग्जॉस्टिव। अर्थात इसके अलावा भी कुछ भी सरकार और पेश कर सकती है। यानी ये छोटे पैकेट में बड़ा धमाका कभी भी हो सकता है। ये जो डर, ये जो आपकी मुस्कुराहट जो है ना, इंडिया अलायंस के ऊपर चेहरों पे देखने को मिल रहा है ना, बना रही है। ठीक है, विस्तार से आशीष जी इस पर बात करेंगे। भूदेव शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे? आपने पूरी लिस्ट तो तैयार कर ली है कि इन मुद्दों को उठाया जाएगा और जरूरी भी है, विपक्ष को उठाना भी चाहिए, लेकिन कहा जा रहा है सरप्राइज टेस्ट भी हो जाएगा, कुछ नया जो है वो बीजेपी स्पेशल सेशन के अंदर ले आ सकती है। जी सर। जी भूदेव जी। पलक जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को नए संसद भवन की शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन मैं ये कामना करता हूं कि भगवान जो क्या है हमारे मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि दे, क्योंकि पिछले 75 साल के इतिहास में जो नहीं हुआ है वो पिछले 9 साल में हुआ है। ये किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी है, चाहे वो मोदी जी हों, जो संसद की गरिमा है उसको बनाए रखें। पिछले 9 साल में किस तरह से संसद की गरिमा को खत्म करने का काम मोदी जी ने किया है, क्योंकि संसद का जो संसद विशेष रूप से किसी भी लोकतांत्रिक देश में होती है तो उसका मुख्य कार्य होता है देश के लोगों के जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा करना। जहां सत्ता पक्ष विपक्ष को लेकर के किसी भी मुद्दे पे चर्चा करता है तब उसके बाद बिल लाया जाता है। लेकिन पिछले 9 साल में क्या हुआ है कि सत्ताधारी सरकार ने जो संसद की गरिमा को खत्म करने का काम किया है, जितने भी बिल हैं वो बिना चर्चा के पास हुए हैं, चाहे वो 3 काले कानून हो, चाहे जीएसटी को लागू करना हो, ऐसे तमाम बिल हैं जिनको बिना किसी चर्चा के पास कर दिया गया है। तो और पहली बार देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सत्ता पक्ष का काम होता है कि सदन को सुचारू रूप से चलाने का, और पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ कि सत्ता पक्ष ने सदन को नहीं चलने दिया। तो पलक जी, सबसे पहले तो मैं भगवान से यही कामना करता हूं कि जो पुरानी संसद हो या नई संसद हो, किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो संसद की गरिमा है उसको सत्ता पक्ष बनाए रखे, उसको खत्म करने का काम न करे। दूसरी बात, जो विपक्ष के मुद्दे हैं, चाहे वो महिला आरक्षण को लेकर हो या जितने भी बिल वो विपक्ष चाहता है जिन पे वो चर्चा करना चाहता है, वहां चर्चा हो। और मोदी जी जो डर करके भागते हैं, जो बोल रहे थे अभी आशीष जी ने कहा कि विपक्ष डरा हुआ है, मैं ये कहता हूं कि आप
मोदी जी डरे हुए हैं, न तो मीडिया के सामने आते हैं, न संसद में सवाल का जवाब देने के लिए आते हैं। हमने तो देश के इतिहास में पहली बार इतना डरा हुआ प्रधानमंत्री देखा है जो किसी भी सवाल का जवाब देना नहीं चाहते, जो केवल और केवल मन की बात करना जानते हैं। तो निश्चित तौर पे मैं ये चाहता हूं कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, नई संसद भवन की गरिमा को बनाए रखा जाए, देश के मुद्दों पर चर्चा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का हो, किसानों का हो, गरीबों का हो, दलितों का हो, हर मुद्दों पे हो। केवल और केवल देश के तोड़ने की बात ना हो, हिंदू मुस्लिम सनातन जातिवाद इस पर तोड़ने की बात ना हो, देश में देश के लोगों की सुरक्षा को लेकर के बातें हो, यही मेरी कामना है। ठीक है, राकेश जी क्या कहना चाहेंगे, कौन डरा हुआ है? क्योंकि बीजेपी का कहना है कि हमारे सस्पेंस से और कोई ऐसा बिल ना लेकर आ जाए कि भ्रष्टाचारी डर जाए, इसलिए विपक्ष डरी हुई है। विपक्ष कह रहे हैं जब से INDIA बना है तब से मोदी जी डरे हुए हैं। जी राकेश जी। देखिए, सरकार का और विपक्ष का काम, जी बिल्कुल, सरकार का और विपक्ष का काम दोनों का एक दूसरे पे कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लगाने का है। और निश्चित तौर पे जिस तरीके से चुनाव पास आएंगे, दोनों ही दल आपस में एक दूसरे को डरा हुआ बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहां तक सत्र की बात है, ये विशेष सत्र को बुलाया गया, 5 दिन के सत्र को बुलाया गया, तो निश्चित तौर पर इस विशेष सत्र के अंदर कुछ ना कुछ कार्रवाई, कोई ना कोई ऐसा बिल लाया जाएगा जो बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि मैं 2 बातों पे ध्यान दिलाना चाहूंगा। जैसा कि अगर हम आज बात करें तो देश के कई हिस्सों में बहुत धूमधाम से हरियाली तीज बनाई जाती, वो आज है, उसको भी ध्यान में नहीं रखा गया। और कल जिस तरीके से गणेश चतुर्थी का एक बहुत बड़ा पूजन है और जो महाराष्ट्र ही नहीं पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, उसको भी ध्यान में ना रखकर इस विशेष सत्र को अगर बुलाया गया है तो निश्चित तौर पर बीजेपी ने कुछ ना कुछ एजेंडे सोचे होंगे। हाँ, वो बात ठीक है। और जैसा कि आप देखें कि इस विशेष सत्र के अंदर कहीं ना कहीं कई बिल पेंडिंग चल पड़े हैं। पिछले विशेष जो सत्र आया था उसमें उस तरीके से सत्र के अंदर वो कार्रवाई नहीं हो पाई थी जितनी होनी चाहिए थी। तो अब जो सत्र आया है इसके अंदर कुछ ना कुछ विशेष होगा। जैसे कि बहुत सारे बिंदुओं पे चर्चा पेंडिंग है, चाहे वो जम्मू कश्मीर के ऊपर बात हो, चाहे वो महिला आरक्षण के ऊपर विधेयक पे बात हो, ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होनी बाकी है और उन विधेयकों को, उन बिलों को लाया जा सकता है। क्योंकि राज्यसभा के अंदर जिस तरीके से महिला विधेयक बिल पास होके वो पड़ा हुआ है काफी लंबे समय से, उस पर चर्चा की जा सकती है। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे चर्चा की जा सकती है। इलेक्शन कमीशन के जो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात है उस पर चर्चा की जा सकती है। तो निश्चित तौर पर अगर सरकार ने इस विशेष सत्र को कॉल किया है तो इस कहीं ना कहीं इस विशेष सत्र के अंदर वो कुछ ऐसे निर्णय या ऐसे बिलों पे चर्चा करेगी जो महत्वपूर्ण होंगे। अन्यथा हरियाली तीज और गणेश चतुर्थी के 2 बड़े पूजनों के बीच में अगर सत्र को रखा गया है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के रखा गया होगा। आशीष आंडा जी बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये मेरा एनालिसिस है और हो सकता है कि गलत भी हो सकता है। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट जो है 2017 में गठित की गई थी कि ओबीसीज जो हैं, ओबीसीज अब तक 75 सालों में उनको कितना लाभ मिला है, उनके अंदर जो सब कैटेगरी है उनको कितना रिजर्वेशन से लाभ मिला है, इसके लिए 2017 में आपकी सरकार ने कमीशन, रोहिणी कमीशन को गठित किया था। प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को अगस्त महीने के अंदर इसकी पूरी रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी गई है। जातीय जनगणना का सवाल लगातार विपक्ष उठाते हुए नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि स्पेशल सेशन के अंदर ओबीसीज को लेकर बड़ा ऐलान जो है वो बीजेपी कर सकती है। जी सर, ओवर टू यू। जी पलक जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा आपको कि ये बात आपके दर्शक समझेंगे कि जो स्पेशल सत्र है वो किसने बुलाया है, वो रूलिंग गवर्नमेंट ने बुलाया है। अच्छा, रूलिंग गवर्नमेंट जब वो स्पेशल सत्र बुला रही है तो वो बुला के वहां पे क्या चर्चा करेगी, ये एजेंडा सेट रूलिंग गवर्नमेंट ने करना है। लेकिन कितना हास्यप्रद है देखिएगा कि यहाँ पे कांग्रेस की सोनिया गांधी जी पहले ही एक लंबी सी लिस्ट पीएम मोदी को भेज देती हैं कि हम चाहते हैं कि आप इसके ऊपर चर्चा कीजिए। और जब एक्चुअल पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था तो ये लोग एक ही इशू के ऊपर भाग भाग के सारे इन्होंने पार्लियामेंट सेशन को एक तरह से रैंसैक कर दिया। तब इन्होंने इनमें से किसी विषय पे चर्चा करना उचित नहीं समझा, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे ये समझना होगा कि जैसे अभी आपने एक ओबीसी विषय उठाया, डेफिनेटली वो एक इंपॉर्टेंट इशू है। और आप समझिएगा कि ऑलरेडी प्रहलाद जोशी जी ने जब कहा है तो कहा है कि एक सीनियर सिटीजन वेलफेयर के ऊपर हम बिल टेबल करने वाले हैं। 3 बिल
SC ST के ऊपर टेबल करने वाले हैं, उसकी डिटेल्स अभी धीरे धीरे खुल के सामने आएगी। चीफ इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट के ऊपर एक बिल आने वाला है और पीरियोडिक एडवोकेट बिल एक आने वाला है। यानी इस तरह के कुछ उन्होंने अभी इशारे दिए हैं। ऑल पार्टी मीट में इसके ऊपर चर्चा भी सभी से हुई है। लेकिन मेरा यहाँ पे कहना यह है कि इस समय विपक्ष की भूमिका क्या होनी चाहिए? विपक्ष की भूमिका ये होनी चाहिए कि आप जो भी वजह से ये बहुत जरूरी हो जाता है, ना केवल विपक्ष के लिए, पूरे देश के लिए, कि आप सदन के अंदर क्या लेकर आने जा रहे हैं। आपने बोला कि ये बिल मैम पास हो जाएंगे, गुड, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो लेकर आया जाएगा। क्या एक लोकतंत्र के अंदर जनता के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है कि पारदर्शिता हो? जी सर। देखिएगा पलक जी, इसको आप इस तरीके से समझिएगा कि कई बार पारदर्शिता होना अच्छी बात होती है। आप मुझे अभी ये बात बोलेंगे कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, मैं ये बात मान रही हूँ कि स्पेशल नहीं, वो मैं पहले बोल चुका, रिपीट नहीं करूंगा। स्पेशल लॉज जो है वे नहीं दिए गए हैं, रूल बुक नहीं है, मैं उस पर सवाल नहीं उठा रही, मैं इसकी आपकी नैतिक जिम्मेदारी जो आपकी पार्टी की हो उस पर सवाल उठा रही हूँ। जी प्लीज जी, मैं समझ गया आपका सवाल पलक जी। ये मैं नैतिकता की बात ही कर रहा हूं। नैतिकता की बात ऐसी है कि कई चीजें नेशनल इंटरेस्ट में ऐसा होता है कि ऑन स्पॉट डिक्लेयर की जाए, कई चीजें ऐसी होती हैं जो पहले से चर्चा के लिए रखी जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमने यूसीसी के लिए एक बात उठी थी कि लॉ कमीशन ने एक सजेशन मांगी, तो अभी वो सिर्फ सजेशन मांगी है, अभी कोई बिल बना नहीं। लेकिन हुआ क्या, ऑपोजिशन पार्टीज ने उसके खिलाफ एक माहौल क्रिएट करना शुरू कर दिया। आपने एनआरसी के टाइम पे भी देखा था, आपने सीएए के टाइम पे भी देखा था, आपने वैक्सीनेशन के टाइम पे भी देखा था। तो कई बार हमारे कुछ माननीय साथी ऐसे हैं जो अननेसेसरली एक इस तरह का एक नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर देते हैं जो राष्ट्रहित में नहीं है। तो एक रूलिंग पार्टी होने के नाते हमें इन चीजों का भी ध्यान देना है कि राष्ट्रहित में कितना बताना किस समय जरूरी है और कितना बाद में उपयुक्त समय पे रिवील करना जरूरी है, पहला विषय। दूसरा विषय, अगर यहां पे मैं बोलता हूं कि मान लीजिएगा ये 1 नेशन 1 इलेक्शन मान लीजिएगा, ठीक है, इसके ऊपर चर्चा होती है, तो किसी को कोई एतराज होना नहीं चाहिए। वुमेन आरक्षण, वुमेन रिजर्वेशन बिल के ऊपर चर्चा होती है, किसी को एतराज होना नहीं चाहिए। यानी कहने का विषय यह है कि जो भी विषय आएगा उसके ऊपर एक सकारात्मक चर्चा विपक्ष करे। आपको एक बार फिर सवाल दोहरा दूं सर, मैं यहाँ ये कह रही हूं कि आप पेश कर रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे कि हम इस पे चर्चा करेंगे। सर, मैं आपत्ति इस चीज से दर्ज कर रही हूं कि आप कह रहे हैं कि हमने ये आपको दे दिया, पेश कर दिया। आप ये नहीं कह रहे कि स्पेशल सेशन है, लेट्स डिस्कस, हम इस पर मिलकर बात करते हैं। आनंद जी, आप समझ रहे हैं फर्क है दोनों चीजों में? आपको क्या लगता है कि कोई भी बिल जब पार्लियामेंट में लाया जाता है तो पार्लियामेंट में लाने के साथ वो डिक्लेयर किया जाता है कि ये पास हो गया, ये बिल लॉ में कन्वर्ट हो गया, या वो बिल टेबल किया जाता है, फिर उसके ऊपर चर्चा होती है, फिर उसके ऊपर वोटिंग होती है और उसके बाद यूनैनिमसली अगर होता है तो वो बिल लॉ में कन्वर्ट होता है। ये पार्लियामेंट की एक वर्किंग टेक्नोलॉजी है और इसीलिए मोदी जी ने आज भी ये कहा कि मैं चाहूंगा कि बहुत छोटा सत्र है लेकिन इसमें रोना धोना ना किया जाए, इसमें सकारात्मक चर्चा की जाए। होगा ये होगा जो बात अभी सर ने, भूदेव जी ने बोली कि हाल फिलहाल में देखने को मिलता है कि पूरे सेशन के अंदर कोई डिस्कशन होती नहीं है बिल्स के ऊपर, आखिरी दिन हम देखते हैं कि वो सारे बिल पास होते हुए नजर आते हैं। क्या ये हेल्दी डेमोक्रेसी है सर? कई डिबेट्स में पलक जी, पिछले सेशन में भी आपने मुझे एज अ गेस्ट कॉल किया और हमारी बड़ी विस्तृत चर्चा हुई। पिछला पार्लियामेंट्री सेशन था, मॉनसून सत्र था, आपने देखा कि उस पूरे मॉनसून सत्र को एक तरह से बर्बाद करने की सोच बना के विपक्ष आया। उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट करने पे, चाहे पीएम ने रिक्वेस्ट की, चाहे स्पीकर महोदय ने रिक्वेस्ट की, चाहे राज्यसभा के चेयरमैन साहब ने रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने सत्र कोई चलने नहीं दिया। जब सत्र चलने नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा फिर? तो फिर बिल तो जैसे पास करने हैं वैसे पास किए जाएंगे। फिर अगर आप चाहेंगे कि आप देश को आगे बढ़ने से रोक लें, आप चाहेंगे कि इस देश की पहिए की ग्रोथ को आप रोक लें, आप चाहेंगे कि जो हमारा सपना है कि ये 2047 तक डेवलप्ड नेशन बन जाए, आप उसके बीच में रोड़ा अटकाएं, अगर आप चाहेंगे कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से ये 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ना बन पाए, अगर आप चाहेंगे कि भारत विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है, उसके कदमों को आप रोक लें, तो हम आना चाहूंगी। भूदेव जी, आपके पास आने से पहले मैं दर्शकों को एक जरूरी जानकारी जो है
दे देते हैं, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं स्पेशल सेशन की। स्पेशल सेशन में बिल कौन कौन से रहेंगे जिसके बारे में सरकार ने बताया है, आपको एक बार विस्तार से बता देते हैं। तो स्पेशल सेशन के अंदर 4 बिल पेश होने जा रहे हैं, इस पे कोई सस्पेंस नहीं है, ये खुद सरकार ने बात बताई है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त बिल, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, किस तरीके से उनका चुनाव होगा, कौन चुनेगा, इस पर बिल जो है वह राज्यसभा के अंदर मॉनसून सेशन के अंदर पेश जो है वह किया गया था। अब कहा जा रहा है इसे पास कर दिया जाएगा स्पेशल सेशन। अब अगले पे पढ़ते हैं, एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023। अब इसमें अमेंडमेंट होंगे, संशोधन होंगे। इससे पहले, आजादी से पहले भी कुछ ऐसे संशोधन है और बाद में भी हमने देखा संशोधन किए गए। तो इस पर कहा जा रहा है कि संशोधित ये नया बिल जो है वह लेकर आया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं एक और बिल जिसके ऊपर बात हो रही है, प्रेस और रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल। ये काफी महत्वपूर्ण है, हमारे डिजिटल के जो जमाना चल रहा है इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक नई गाइडलाइंस जो है वो रहेगी। पहले बिल के ऊपर आपको बता दें CEC को लेकर विपक्ष आपत्ति दर्ज कर रहा है, लेकिन इन बिल के ऊपर विपक्ष की तरफ से पूरी सहमति नजर आ रही है। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल 2023, इसके अंदर जितने भी हम यूट्यूबर्स कह सकते हैं, चैनल्स बोल सकते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन को लेकर एक नई गाइडलाइंस जो है वह पेश की जाएगी। अब चौथे बिल के ऊपर आते हैं, क्योंकि ये 3 बिल काफी महत्वपूर्ण है। 4 बिल में से 3 के ऊपर विपक्ष जो है कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं कर रहा है। पोस्ट ऑफिस बिल 2023, इसे कहा जा रहा है कि पूर्ण तरीके से नए तरीके से इसको लेकर आया जाएगा, जो इससे पहले है उसे हटा दिया जाएगा। तो संशोधन इसमें नहीं होगा, पूर्ण तरीके से ये नया बिल जो है वह पेश किया जाएगा। अब मोटे मोटे तौर पर अगर इन 4 बिलों की बात कर रहे हैं, पहले बिल के ऊपर CEC को लेकर कहा जा रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी चुने CEC, तो अब इसे इस तरीके से क्यों लेकर आया जा रहा है। अब बातें हैं महिला आरक्षण बिल। ये काफी दिलचस्प रहेगा, क्योंकि इससे पहले आपको बता दूं कि अब तक 75 सालों के अंदर हमारी संसद के अंदर जो महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन रही है, प्रतिनिधित्व रहा है, वो 10% रहा है, जो कि बहुत कम है। जब हम बराबरी की बात करते हैं तो महिला जो बिल बनाए जा रहे हैं उनमें ही उनका योगदान केवल 10% 75 सालों में रहा है। कांग्रेस बिल के साथ नए सदन की शुरुआत हो, विपक्ष ये मांग करते हुए नजर आ रहा है कि इस बिल को आप लेकर आइए। अब बात कर रहे हैं आप महिला आरक्षण बिल पर चर्चा होनी चाहिए, ये बात आम आदमी पार्टी भी कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है, जितने भी विपक्षी सांसद हैं वो ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी भी ये बात कह रही है कि महिला आरक्षण बिल नई सदन में पेश जो है वह किया जाए। तो ये काफी सकारात्मक है कि विपक्ष इसकी चर्चा कर रहा है, क्योंकि जब महिला के आरक्षण की बात कर रहे हैं तो ये बेहद ज्यादा जरूरी है। एक आंकड़ा ये भी कहता है कि 2014 में हम 117 स्थान पर थे जब संसद के अंदर महिलाओं की हम प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, अब हम 143 पर हैं। तो लगातार कई सारे सांसद ये मांग उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि जब हम नई संसद, नई ऊर्जा, नए भारत की बात कर रहे हैं तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी बढ़े, इस पर भी बात होनी चाहिए। बुदेव जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि नई संसद के अंदर नए भारत की हम बात कर रहे हैं, तो क्या ये बिल पेश होना जरूरी है, इस पर संवाद होना जरूरी है? बुदेव जी क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल पलक जी, जो बिल है मैं बिल्कुल वही आशा करता हूं। मैंने पहले भी कहा, अभी आशीष जी ने तो बोला कि बिल आते हैं, चर्चा होती है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की तो बात यही है कि 9 साल से किसी बिल पर चर्चा ही नहीं हो पा रही है। बिना चर्चा किए हुए आप पास कर देते हैं। अगर नहीं पास होता है तो उसके बावजूद भी कैसे भी करके आपको बिल को लेके आना है। आपको विपक्ष से कोई मतलब नहीं है। हम तो विपक्ष केवल एक यही चाहता है कि संसद की जो गरिमा है वो बनाई रखी जाए। महिला आरक्षण बिल है उसको पहले बहस होनी। आशीष जी बीच में नहीं, आप पढ़े लिखे हो। आशीष जी आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, ये कैसे मतलब अनपढ़ों जैसी बातें करते हो, आप बीच में बोलते हो। हम आपको अच्छे से सुन रहे हैं, हमारी बात ही हमें रखने का मौका सर बहुत पॉजिटिव मुझे लगता है हम चर्चा कर रहे हैं, इसे इसी टोन में बिल्कुल बिल्कुल बीच में बोलने वाली कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। सर मैंने टोका, आपने अगर ऑब्जर्व किया हो सर, आपने देखा हो मैंने टोका। बोलिए भूदेव जी। तो वही पलक जी, हमारा कहना यही है कि एक तरफ तो मोदी जी इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है वो पूरे देश को अब नजर आने लगा है। कितने डरे हुए हैं मोदी जी, ये भी अब किसी से छुपा नहीं है। जिस भ्रष्टाचार की बात करते हैं सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में आ जाते हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को आपसे मैंने महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात करी कि उनकी रिप्रेजेंटेशन को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप क्या जवाब दे रहे हैं सर? मैंने वही कहा ना, मैं उसका ही जवाब दे रहा था। आशीष जी बीच में बोलने लगे। मैंने यही कहा, हम तो चाहते हैं, हम
सोनिया जी ने लेटर लिख करके मोदी जी को बोल रहा है कि सबसे पहले इसी बिल पे चर्चा होनी चाहिए। हम तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ लेकर के आए थे, हमने उत्तर प्रदेश हो और जहाँ पर भी चुनाव वहां हो रहे हैं हम महिलाओं को अधिक से अधिक सीट देने का काम कर रहे हैं। अभी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में भी आप हिमाचल और कितनी टिकट हम महिलाओं को देते हैं। फिर बीच में आशीष जी बोले ये अच्छा नहीं है। आशीष जी आप झूठ बोल रहे हैं ना, आशीष जी ने बहुत अच्छे से समय दिया, धैर्य रखिए। तो निश्चित तौर पर पलक जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा से जो क्या है सभी का प्रतिनिधित्व, चाहे वो महिलाओं की बात हो, युवाओं की बात हो, चाहे वो दलितों की बात हो, हर किसी के हक के लिए हम सड़क से लेकर संसद तक लड़ते रहे और फिर से लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जितना पहले कांग्रेस पार्टी करती है तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी किया महिलाओं के लिए, चाहे वो पंचायत में इलेक्शन की बात हो वहां आरक्षण देने का काम किया। महिलाओं के लिए जितने भी काम किए हैं वो आज तक कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई एक काम बता दीजिए कि महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये काम किया है। हाँ, एक काम किया है, बलात्कारियों को बचाने का काम किया है। आशीष जी सुनने दीजिए, बलात्कारियों को बचाने का काम किया है, बलात्कारियों को संसद में ले जाने का काम किया है, बलात्कारियों के साथ खड़े होने का काम किया है। ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किए। इसीलिए मैं आशा करता हूं कि एक नए भारत में जहां महिलाओं का जो प्रतिशत है 50%, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे राकेश जी? इस वक्त जातीय जनगणना की बात वो कांग्रेस कर रही है जिसने स्वयं कभी जातीय जनगणना कराई नहीं। ये वही कांग्रेस है जो 75 सालों में से 60 सालों तक शासन चलाते हुए नजर आई, सत्ता में रही और महिलाओं के लिए रिजर्वेशन को लेकर कोई भी कानून नहीं लेकर आई। 75 सालों का जब हम एवरेज निकालते हैं तो 10% हमारी सदन के अंदर महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन रही है। अब वही कांग्रेस जब विपक्ष में बैठी है तो ये सत्ताधारी सरकार से मांग कर रही है, क्या ये पाखंड नहीं है? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस पार्टी लगातार महिला जी बोलिए, ये जो आरक्षण बिल था उसको लेकर आई है, वो ये मुद्दा जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जो राज्यसभा के अंदर महिला आरक्षण का जो बिल था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पास हुआ था और लोकसभा में अभी वो पास नहीं हुआ है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि किसी तरीके से इसकी चर्चा लोकसभा में शुरू हो, लोकसभा में पास हो, ताकि वो इस चीज का क्रेडिट ले सकें कि ये हमारे द्वारा राज्यसभा में पास किया हुआ बिल है। और उसी के साथ जिस तरीके से बीजेपी ने ये विशेष सत्र को बुलाया, मैंने पहले भी कहा था कि आज का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण है, हरियाली तीज है और कल गणेश चतुर्थी है और इन दोनों दिनों के बीच में इन 5 दिनों का सत्र अगर आया है तो निश्चित तौर पर ये 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे, बहुत महत्वपूर्ण बिलों पे चर्चा होगी। मैं आपके पास आना चाहूंगी, फाइनल कमेंट में आपसे लूंगी, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी बोल रही है कि हम महिलाओं के लिए काम करते हैं, कांग्रेस बोल रही है कि जी हमने किया है। मुझे समझ नहीं आता 75 सालों के अंदर 10% से ज्यादा एवरेज बढ़ा क्यों नहीं, जब दोनों ही काम कर रहे हैं सर। तो सर सवाल यह है, 2014 के अंदर जब पूरे विश्व के अंदर पार्लियामेंट, संसद के अंदर महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो हम 117 स्थान पर थे। ये हमारा स्तर गिरकर 143 स्थान पर 2020 पर पहुंच गया। सर सोच रहे हैं सर, आप बात कर रहे हैं कि आप महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन पे काम कर रहे हैं, मैं आपको आईना दिखा रही हूं, क्या कहना चाहेंगे सर? फाइनल कमेंट आशीष जी। मैं यही कहना चाहूंगा, पहली बात तो ये कि आपकी सभी दर्शकों को पता होना चाहिए कि कांग्रेस की यहाँ पे जो झूठे वादे और झूठे दावे हैं, मैं उनकी पोल खोल दूं पहले। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका में कुल मिला के इनके 46 मंत्री हैं और उन 46 मंत्री में से कुल मिला के 1 महिला मंत्री है। तो ये तो फीमेल रिप्रेजेंटेशन की बात है, जो महिला आरक्षण की ये बात करते हैं। आप तो 10% कह रही हैं, ये 0.5% से भी कम है इनका, पहली बात। दूसरी बात, अब यहां ये समझना होगा हमको कि जब ये बात करते हैं झूठे वादों और दावों की, तो ये कहते हैं बीजेपी ने क्या किया। तो ये बताएं जरा इनको कि उज्ज्वला स्कीम कौन लेके आया, घर घर में जल कनेक्शन और ये सर मैं तो सदन के अंदर महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन को लेकर बात कर रही हूँ सर, योजनाओं के ऊपर मैं जा ही नहीं रही सर। चलिए आशीष जी, किसी और दिन विस्तार से इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भूदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहस काफी जरूरी है। स्पेशल सेशन है, स्पेशल सेशन के अंदर कई सारे बिल पेश तो होंगे, लेकिन कोई ऐसा भी बिल रहेगा जो गेम चेंजर साबित हो सकता है।